और बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग में आपको कैसे पता चले, पॉइंट ये है कि बिजनेस कार्ड में होता क्या है, कस्टमर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इसको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना और फिर इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। यानी इसमें 3 बातें आपके समझने वाली। पहली बात यह है कि बिजनेस कार्ड के कंटेंट क्या होते हैं। नंबर 2, इसकी सेटिंग रूल्स क्या हैं, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, कलर्स वगैरह, ये सारी चीजें। और नंबर 3 फिर कार्ड डिजाइन करना है। तो आप लोग कैसे इसको बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे कि कस्टमर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, कार्ड्स में यूजुअली होता क्या है, कार्ड्स के स्टैंडर्ड क्या हैं, देन इसके रूल्स क्या हैं। और बिजनेस कार्ड का जो सबसे प्लस पॉइंट है, वैसे तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है अब तक की, उसके मुताबिक आप लोगों के 4 प्रॉब्लम्स है जो मुझे नजर आते हैं एज एन ऑब्जर्वर। पहला प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप लोग फॉन्ट्स में कंफ्यूज होते हैं, फॉन्ट्स अच्छे से आप चूज नहीं कर पाते क्योंकि फॉन्ट्स बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए और कौन सा नहीं, दैट्स द पॉइंट। देन फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, कहीं आप जरूरत से ज्यादा बड़ा लिख लेते हैं, कहीं जरूरत से छोटा होता है। नंबर 3, कलर्स, कि कलर्स किस किस्म के हों, कलर्स में क्योंकि कलर्स तो बहुत सारे, 1.5 करोड़ से ज्यादा कलर्स हैं। और नंबर 4, सेटिंग। सेटिंग से मुराद है अरेंजमेंट, कि किसी चीज को लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये सारे 4 प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस में अब तक। तो बिजनेस कार्ड में फॉन्ट जो होता है वो फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होते हैं, कलर्स भी फिक्स होते हैं। तो ये 3 बातें आपने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करनी। ये जो आपको वैल्यूज अभी बताई जाएंगी, आपने हर बिजनेस कार्ड में वही लगानी है, बिकॉज दोज आर स्टैंडर्ड्स। हाँ, सेटिंग जो है उसका कोई रूल नहीं है, वो भी हम ऑब्वियसली कार्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारी टारगेट मार्केट है उसी में से हम ऑब्जर्व करेंगे। तो टारगेट मार्केट बिल्कुल हमारी फाइवर है, we're talking in the sense of international market। आप फाइवर ना भी सोचें, अपवर्क है या कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको सबसे पहले तो ये समझ आनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। वो कहाँ से समझ आएंगे, पहले आप लोग उस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या लेवल और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग बिजनेस कार्ड के बिलफर्स फील्ड में आए हैं, तो इसके अंदर इसके भी 1K+ रिव्यूज हैं, इसके 1000 होने वाले हैं। तो बिलफर्स हम कोई सी भी इनमें से गिग्स ओपन कर लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ सके कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम मार्केट को समझें कि लोग क्या बाय कर रहे हैं मार्केट से। ये पता होगा तो इस लेवल का काम आप खुद कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, मार्केट ओपन की। अब यूजुअली जो गिग्स होती हैं, इनमें पहली 3 से 5 जो तस्वीर होती हैं वो सेलर खुद लगाता है, यानी ये इसने खुद लगाई होगी, ये भी खुद लगाई होगी, जिसके ऊपर रिव्यू मिल जाता है, रिव्यूड बाय बायर का नाम अबाउट 19 आवर्स, यानी टाइम भी लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये कोई ऑर्डर था, यानी कि 5 स्टार रेटिंग भी कस्टमर ने दी हुई है और को 3 लाइनों के रिमार्क्स भी दिए हुए इस डिजाइन पे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि असल में डिजाइन जो होते हैं वो सीधे फ्लैट बनते हैं, जिनको 2D डिजाइन कहते हैं। ये जो आपको इस तरह से 2 लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मॉकअप्स हैं। अब मॉकअप क्या होता है, मॉकअप इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्ले, यानी एक 2D डिजाइन होता है, एक आपका 3D डिजाइन होता है। 2D डिजाइन से मुराद ये है कि जो फ्लैट डिजाइन है, जैसे आप लोगों ने फोटो एडिटिंग की या जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की, तो वो फ्लैट था, सीधा सीधा डिजाइन था। लेकिन जब आप उसको 3D लुक में दिखाते हैं तो उसको 3D डिजाइन या फिर 3D मॉकअप कहते हैं। मॉकअप का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है तो वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग कोई शॉपिंग करने जाएं, कपड़े खरीदने जाएं, तो उन्होंने स्टैचू को जैकेट वगैरह पहनाई होती है। तो असल में आप जैकेट या वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो जूता खरीदते हैं, आप वो स्टैचू नहीं खरीदते। तो वो स्टैचू क्या है, उसका 3D डिस्प्ले, यानी स्टैचू और चीज है, उसके ऊपर लगी हुई प्रोडक्ट और चीज है, और प्रोडक्ट कहीं और बनी है, स्टैचू कहीं और बना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन करने पे, उसको यूं दिखाने पे बात नहीं कर रहे। वो हम टी शर्ट के टॉपिक में सीखेंगे कि 3D डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, यानी जैसे शर्ट है तो उसको शर्ट की तरह कैसे दिखे, बिजनेस कार्ड ऐसे कैसे दिखेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें मार्केट की समझ आ सके कि मार्केट में क्या हो रहा है, यानी हमने इस पे नहीं जाना कि ये कार्ड ऐसे कैसे दिख रहे हैं।
हमने ये बात ऑब्जर्व करनी है कि इस डिजाइन में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। अब अगर हम टेक्निकली गौर करें तो उसके अंदर ये लोगो है, वही लोगो यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये शेप है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट, शेप और इमेज है बेसिकली इसके अंदर। अगर हम आगे जाएं तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कार्ड था और ये वर्टिकल कार्ड। अभी अभी इनके साइजेस पे भी बात करेंगे। तो अब इसमें भी ये लोगो है, वही लोगो यहाँ पे प्लेस हुआ है, दैट मीन्स तो वही एक इमेज है। बारकोड भी एक इमेज है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और आइकॉन्स है, तो आइकॉन्स शेप्स होते हैं, यूजुअली शेप्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं। देन इसमें भी अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक लोगो प्लेस हुआ है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड देन नीचे वो आइकॉन्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के। तो टेक्निकली वो या तो शेप्स हो सकते हैं या इमेजेस हो सकते हैं। देन अगेन ये लोगो है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वही लोगो यहाँ पे प्लेस हुआ है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट से मुराद के पूरी दुनिया से लोग कुछ इस तरह का काम जो है ना वो बाय कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सबके ऊपर 5 स्टार रेटिंग है, जो बज़ाहिर बिल्कुल सादे सादे हैं, यानी ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स नहीं है। अब अगर हम इसको समझने पे आए कि इसको कैसे समझें, तो ये इंटरनेशनल मार्केट के कार्ड्स थे। आप लोगों ने लोकल कार्ड्स भी ऑब्जर्व किए होंगे बहुत सारे अपने इर्द गिर्द इलाके में। तो हम लोकल मार्केट से मुराद वो वाली मार्केट लेते हैं जो आपके इर्द गिर्द शॉप्स हैं, छोटी छोटी। बिलफर्स कोई हेयर ड्रेसर की शॉप है या कोई सलून है या कोई पार्लर है, तो उनमें और इन कार्ड्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस जो है वो डाटे का डिफरेंस है कि लोकल कार्ड्स में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा मवाद नहीं था। यानी हमारे यहाँ पे यूजुअली कार्ड्स के अंदर मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं, बाजार से बारायत हासिल करें, प्रोडक्ट्स की भी तस्वीरें, अगर कोई रेंटे कार है उसने अपनी गाड़ियों की, बस की, इन चीजों की तस्वीरें लगाई होती। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं था। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो कलर्स का है कि यहाँ पे कलर्स सिर्फ वो यूज हुए हैं जो मोस्टली लोगों में है। यानी अगर कोई कलर लोगो में नहीं है तो उसके अलावा कोई दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं हुआ पूरे डिजाइन के अंदर। यानी इस लोगो में टोटल कलर्स है ग्रीन या ग्रीन का कोई शेड है, तो पूरे कार्ड में कहीं रेड नहीं है, कहीं आपके पास ब्लू नहीं है, कहीं पिंक नहीं है, ऑरेंज नहीं है। तो ये कलर्स का दूसरा डिफरेंस है कि इंटरनेशनल मार्केट में कलर्स सिर्फ वो यूज होते हैं जो लोगो कलर्स होते हैं, ब्रांड कलर्स जिनको कहते हैं। हमारे यहाँ पे लोकली जो होता है उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, सतरंगी से एक बनी होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं है। यानी लोगों में जो मैंने पहले बात की कि फिक्स हैं, तो कलर्स हमेशा लगेंगे ब्रांड कलर्स। अपनी मर्जी से आपने नीला, पीला, हरा वगैरह वगैरह नहीं लगाना होता। ये सबसे पहली आसानी है इसमें कि आप कलर्स के हवाले से कंफ्यूज नहीं हो सकते। लोगो कस्टमर ने दिया होगा, आपने हमेशा वही कलर वहां से सिलेक्ट करना है, वो भी मैच करना हम ऑब्वियसली सीख लेंगे। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। अगर हम कॉमन चीजों की बात करें कि कार्ड्स में कोई भी कार्ड है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे फ्रेंच है, इंडियन, पाकिस्तानी, जो सा मर्जी हो, तो उसके अंदर कॉमन क्या है? तो कॉमन में अगर हम देखें तो लोगो या फिर ब्रांड नेम यूजुअली हर एक में होता ही होता है। तो कुछ भी लिखा हो सकता है। हम शायद ये सोचते हैं कि अगर लिखा है ना अली रेंट ए कार, तो दैट मीन्स कि कोई लोगो नहीं है, तो वो ही लोगो कंसिडर हो सकता है। जैसे गूगल का लोगो गूगल ही है, कोई आइकॉन नहीं है उनका। तो ये पहली कॉमन चीज है। देन नेम, बंदे का नाम, इंसान का नाम, कि ये कार्ड है किसका, क्योंकि कार्ड का मकसद ये बताना है कि वो किसकी निशानी है। देन तीसरी चीज जो मुमकिन तौर पे आती है, दैट इज डेजिग्नेशन, कि वो उस कंपनी में करता क्या है वो साहब। देन पॉसिबली फोन नंबर, देन ईमेल, देन एड्रेस, पॉसिबली वेबसाइट एंड सोशल लिंक्स या सोशल आइकॉन्स मुमकिन तौर पे। अब ये जो आखिरी 2-3 पॉइंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक के हों। मसलन एक कोई बिरयानी वाली शॉप है तो उनकी मुमकिन तौर पे वेबसाइट नहीं होगी, लेकिन अगर कोई डिजिटल एजेंसी है या ऑनलाइन स्टोर है तो वो एड्रेस नहीं उनका होगा। तो ये चीजें 1-2 प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली आपका बिजनेस कार्ड का कंटेंट यही रहता है। मोस्टली 99% चांस यही है कि यही चीजें होंगी, प्लस माइनस 1-2 चीजें हो सकती हैं। और ये सारी की सारी चीजें 100% कस्टमर आपको खुद देता है। इनमें से एक फुल स्टॉप भी आपने अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना होता। जो उसने वेबसाइट बताई, जो लिखने को कहा, आप एज इट इज लिख देते हैं। कैपिटल स्मॉल भी नहीं आप करते, जो जैसे उसने आपको लिख के दिया एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं।
अब ये तो कॉमन चीजें हो गई। कलर्स की हमने बात कर ली कि कलर्स हमने लगाने हैं ब्रांड कलर्स। फॉन्ट हमने कौन सा लगाना है, तो हमने फॉन्ट हमेशा यूज करने हैं एरियल, या फिर अगर आपको यूज करना पड़ जाए तो आप लेटो यूज करें। लेटो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन आप लोगों को फॉन्ट्स की आती होगी, वो आप एक्स्ट्रा इंस्टॉल करते हैं, या फिर आप इसमें रोबोटो यूज कर सकते हैं। मतलब यही फॉन्ट आपने कोशिश करके यूज करना, लेटो, एरियल या रोबोटो। अगर हम साइज की बात करें तो जो नाम का स्टैंडर्ड साइज होता है वो यूजुअली होता है 9 से 10 पॉइंट्स, 9 to 10 पीटी, ये स्टैंडर्ड साइज है। यानी नाम ना आपने 9 से छोटा करना है और ना 10 से बड़ा करना है। और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसका क्या पॉइंट होता है, बाकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसके यूजुअली होते हैं 7 से 8 पॉइंट। अब साइज स्टैंडर्ड है ना, ये हमने बनाया, आप इंटरनेट पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज इन बिजनेस कार्ड, तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। तो नाम आपने 9-10 से बड़ा नहीं करना, 9 से छोटा करना नहीं करना। इट कैन बी 9.5, इट कैन बी 9.60, इट कैन बी 9.70, इट कैन बी 9.95 हो सकता है। आपने इससे छोटा नहीं करना और उससे बड़ा नहीं करना, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन का 7 से 8। तो ये तीन बातें फिक्स हैं, फॉन्ट भी फिक्स, साइज भी फिक्स, कलर्स भी फिक्स। तो इन तीन बातों में मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यूज हैं। एक ही चीज एक डिजाइनर के जिम्मे बचती है बिजनेस कार्ड में, और वो सेटिंग है। अगर आप सेटिंग करना जानते हैं, सेटिंग से मुराद क्या है? सेटिंग से मुराद ये अरेंजमेंट है कि चीजें कैसे अलाइन हुई हुई हैं। अब ये बड़े जबरदस्त अलाइनमेंट है, इसके अंदर अलाइनमेंट एक बिल्कुल सिमेट्रिकल अलाइनमेंट है। तो ये कैसे होती है, ये अब आपके सीखने वाली चीज है। जैसे ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अलाइनमेंट है, या आगे देखें तो वापस उसकी तस्वीरें आ गई, इन्हीं को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सिमेट्री जो है ना वो असल पॉइंट है। यानी आज के दिन में अगर हम, या आज के लेक्चर में हम देखें तो टेक्निकली आप दो नई बातें सीखने वाले हैं। नंबर 1 कलर्स कैसे मैच करते हैं, और नंबर 2 एक्यूरेटली अलाइन कैसे करते हैं। बाकी चीजें ऐड करना, लिखना, इमेज प्लेस करना, ये आपको पहले से सेंस है। साइज की अगर हम बात करें, बिजनेस कार्ड का कैनवस साइज कितना होता है, तो बिजनेस कार्ड का जो कैनवस साइज होता है स्टैंडर्ड, वो नॉर्मली होता है 3.5 बाय 2 इंचेस, ये हॉरिजॉन्टल कार्ड के लिए। और अगर अभी हमने देखा था कि वर्टिकल कार्ड, तो उसमें फिर ये 2 बाय 3.5 हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर एनी बिजनेस कार्ड। नॉर्मली 3.5 बाय 2 चलता है, क्योंकि मार्केट में यही चलता है, नॉर्मली कार्ड होते ही ऐसे हैं। लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल साइज कितना होता है, तो वो 2 बाय 3.5 होता है। ट्रांसपेरेंट इमेज फ्रॉम इंटरनेट, बिलफर्स ये हमें ट्रांसपेरेंट मिल गया। अब इस पे हमने सेव इमेज करके अपने पास सेव कर लेना, और उसके बाद फिर हम ये समझ रहे हैं कि ब्लेंडर हमारा क्लाइंट है, ब्लेंडर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया है कि ये लोगो यूज करके और इंफॉर्मेशन हमारी यूज करके, नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल, वेबसाइट वगैरह, तो आप एक कार्ड डिजाइन करें। अब वो जो लोगो हमने डाउनलोड किया दैट वाज इन दिस पिक्चर्स पोर्शन, और दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। यही आप लोगों ने करना है कि कस्टमर ने लोगो दिया होगा, आपने वो लोगो सिंपल एज एन इमेज प्लेस कर लेना है। साइज, ये सारी चीजें बात की बात है कि लोगो का साइज कितना रखना है, अभी सिर्फ प्लेस किया है। उसके बाद नाम था, तो बिल फर्स्ट मैंने इसका कोई नाम एज्यूम करके रख दिया यहाँ पे, और साइज में जानबूझ के इसका गलत अभी रखा है, जानबूझ के पहले ही 9-10 नहीं किया, इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। कलर भी मैंने इसका लोगो वाला जानबूझ के पहले नहीं किया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऐड करें। बिल फर्स्ट इसका डेजिग्नेशन था यहाँ पे मैनेजर, उसके बाद फोन नंबर था, वो हमने कोई फर्जी फोन नंबर लिख दिया, डिजिट्स बस पूरे कर लिए। और ईमेल था तो वो भी हमने खुद से ज्यूम कर लिया, john@blender.com। यूजुअली जैसे बिजनेस ईमेल होती हैं वैसे ही हमने खुद से लिख लिया। और वेबसाइट भी हमने ज्यूम कर ली, www.blender.com। ये हमने अज्यूम किया कि ये, क्योंकि कस्टमर की इंफॉर्मेशन तो यूजुअली ऐसी ही होगी, जैसा लोगो होगा वही उसकी कंपनी होगी, वही वेबसाइट एड्रेस, ईमेल होगा।
तो बिलफर्ज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सपोज अब अगर हम अपनी पिछली गाइडलाइन पे बात करें, जो हमने बात की है कि फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए और फॉन्ट कैसा लगाना है, तो ये तीनों बातें नहीं भी फॉलो हुई थी। तो आसान हल क्या है, बजाय इसके कि मैं एक एक लेयर सेलेक्ट करूं, मैं कंट्रोल से मल्टीपल लेयर्स की सिलेक्शन कर लेता हूँ। यह आप लोगों को ऑलरेडी सेंस होगी मल्टीपल लेयर्स की सिलेक्शन की। फॉन्ट के ऑप्शन में जाके हम डायरेक्ट एरियल फॉन्ट लगा लेते हैं। अब चूंकि लेयर्स सारी सिलेक्ट हैं तो सबका इकट्ठा ही चेंज हो गया। ये टाइम सेविंग बात है, बजाय इसके कि आप एक एक लेयर का कलर और साइज बदलें, आप इकट्ठी सिलेक्ट कर ले सारी। अब कलर की अगर हम बात करें तो लोगों का मेन कलर कौन सा है, यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज दो कलर्स हैं, तो मेन कलर जो है ना वो इसका वो ब्लू है लोगो में। तो अब हमें नहीं पता इस ब्लू का कोड क्या है, तो आसान तरीका ये है कि जब आप इस बॉक्स से कर्सर बाहर निकालते हैं कहीं भी, तो एक पेन की शक्ल बन जाती है। अब उस पेन से आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो कलर बॉक्स में खुद ही वो कलर वहां पे चला जाता है। यानी अगर हम देखें तो अभी ये खुद ही यहाँ पे आ गया। बिलफर्ज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो खुद ही व्हाइट पे चला गया। मैंने इस ब्लू पे क्लिक किया, वो खुद ही वहां पे चला गया। अगर मैं इस ऑरेंज पे क्लिक करूं तो वो खुद ही वहां पे चला गया। इसको कहते हैं कलर मैच करना। इफ यू डोंट नो द कोड, आपको कलर का नाम भी नहीं पता, उसका कोड भी नहीं पता, तो आप किसी इमेज, किसी टेक्स्ट, किसी शेप से कलर मैच कर सकते हैं, सेम कलर पिकर से। तो बिलफर्ज हमने कलर पिकर से इसका कलर भी सेम कर लिया। यानी कलर सेम करना और फॉन्ट लगाना तो 1 मिनट का काम भी नहीं है, अगर आपको पहले से बेसिक्स आती हैं। अब रह गया साइज लगाना। तो नाम के अलावा हमने साइज देखा था, तो नाम की लेयर मैंने अनसेलेक्ट की कि 7 से 8 होना चाहिए, तो बिलफर्ज उस सबका साइज मैंने कर दिया 8। और नाम का साइज हमने कहा था 9 से 10 होना चाहिए या उसके दरमियान कहीं, तो उसका साइज बिलफर्ज कर दिया 10। तो इंफॉर्मेशन का साइज, कलर और फॉन्ट ये लगाने में मुश्किल 1 से 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, अगर आपका सिस्टम भी स्लो हो तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है टेक्निकली। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि इसको अरेंज कैसे करेंगे, जो अभी हमने ऑनलाइन भी देखी एग्जांपल्स के, किसी में जबरदस्त अरेंजमेंट है, किसी में लेफ्ट, किसी में राइट, किसी में कहाँ, किसी में कहाँ। तो अरेंजमेंट का कोई रूल नहीं है कि आपको बंदा बता दे कि बस लोगो इधर ही लगाना है तो इन्फॉर्मेशन ऐसी ही रखनी है। हाँ, ये मेरी तरफ से सजेशन होती है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेफ्ट पे रखनी है तो लोगो राइट पे रखें, और अगर इन्फॉर्मेशन राइट पे रखनी है तो लोगो लेफ्ट पे रखें। फायदा ये होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो अलग अलग विजिबल होता है, अलग अलग विजिबल नजर आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें मेरी सजेशन ये होती है कि आप लोगो राइट पे रखें। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंफॉर्मेशन यहाँ से शुरू करते हैं, दरमियान से यहाँ से, तो आगे कई दफा आपके पास जगह ही नहीं है। किसी का ईमेल लंबा हो सकता है, वेबसाइट का लिंक लंबा हो सकता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है, एड्रेस ज्यादा हो सकता है, तो आपसे पूरा नहीं होता फिर जगह। तो कोशिश करके आप अपनी इंफॉर्मेशन इस तरफ रखें और लोगो इस तरफ रखें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फिर बहुत जगह आगे मैनेज करने के लिए। तो अगर हम इसी असूल पे चलें, तो अभी हम फर्जी कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट अरेंजमेंट पे नहीं आ रहे। कॉमन सेंस ये होती है कि नाम के साथ ही कहीं डेजिग्नेशन वगैरह लिखा होता है, तो हम एक फर्जी अलाइनमेंट बिलफर्ज कर लेते हैं, फिर बाद में उसको एक्यूरेट अलाइनमेंट की सूरत में देखते हैं। अभी हम जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और जानबूझ के मैं रूलर्स गलत लगा रहा हूँ ताकि बाद में हम अलाइनमेंट एक्यूरेटली करने का तरीका सीख सकें। ऑल दो सीसी वर्जन के अंदर ऑलरेडी ये जो साथ में आपको पर्पल लाइन नजर आती है, ऑलरेडी आपकी अलाइनमेंट के लिए हेल्प कर रहा होता है आपको सीसी वर्जन में ऑलरेडी। जैसे अभी अगर हम देखें तो वो प्लस के साथ अलाइनमेंट हमें पहले से करके दिखा रहा है, ये इस वेबसाइट के एड्रेस को प्लस के साथ अलाइन कर रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको अगेन अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट टेक्निकली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये रूलर्स आपके पास ना हो, बिल्कुल आप CS6 यूज कर रहे हैं फोटोशॉप, आपके पास ये सीसी वेरिएंट अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप अलाइनमेंट कैसे करेंगे? तो फिर आप रूलर्स से अलाइनमेंट करते हैं। रूलर्स क्या होते हैं? कंट्रोल R जब आप दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन के टॉप पे और लेफ्ट साइड पे नंबर्स नजर आते हैं। रूलर्स क्या है? इट्स अ स्केल, फुट्टा, पैमाना, जिससे नॉर्मली आप लोग राइटिंग करते हुए, असाइनमेंट्स बनाते हुए मार्जिन लगाते हैं। तो मार्जिन का मकसद क्या? आपकी राइटिंग को अलाइन करना। तो यहाँ पे फोटोशॉप में रूलर्स का ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल R से रूलर ऑन होता है और कंट्रोल R से ही ऑफ होता है।
कंट्रोल आर से रूलर्स आ जाता है और कंट्रोल आर से चला जाता है, लेकिन इससे लाइन लगती ही नहीं है। आपको रूलर्स में से लाइन हमेशा खुद लगानी होती है। वो कैसे? बिल फर्स्ट हम लोग इस स्क्रीन को या इस तरफ को ड्रैग करते हैं, आप अपने रूलर के ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं और वहां से ड्रैग करके आप रूलर बाहर निकाल लेते हैं, तो वो एक लाइन बाहर आती है टेक्निकली। अब वो आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ रख देते हैं जहां जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, तो ये लाइन बताती है कि आपके कंटेंट अलाइन है या नहीं। और ये जो रूलर्स होते हैं ये टेक्निकली सिर्फ पीएसडी में आते हैं। मैंने जूम आउट इसलिए किया कि आपको रूलर की लाइन पूरी नजर आए। तो ये सिर्फ पीएसडी में आएंगे, ना ये जेपैग में आएंगे, ना प्रिंटिंग में आएंगे। ये सिर्फ डिजाइनर की सहूलत के लिए। तो आप जितने चाहे रूलर्स लगा सकते हैं अलाइनमेंट के लिए। यही रूलर हम यहाँ पे ये नाम के साथ भी लगा सकते हैं। मसलन अभी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो एच है वो थोड़ा पीछे है, सॉरी मैनेजर, तो हम उसको मूव टूल से थोड़ा इधर को करेंगे तो ये अलाइन हो गया। तो रूलर्स का काम है अलाइनमेंट। आप ऑटो अलाइन रूलर्स भी यूज कर सकते हैं, जो पर्पल लाइन आ रही होती है, ऑटो आइडिया। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर यू कैन यूज दिस ओरिजिनल रूलर। कंट्रोल आर से ऑन ऑफ जरूर होते हैं, लेकिन रूलर लाइन आपने खुद ड्रैग करके लगानी होती है। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि हर एक को इंग्लिश नहीं आती। हमें लगता है कि सारी की सारी दुनिया अंग्रेज है क्योंकि सारे गोरे हैं दिखने में। तो गोरे और अंग्रेज सिर्फ यूके के लोग हैं। जर्मनी में जो रहते हैं वो जर्मन है, दे आर नॉट अंग्रेज, दे आर नॉट इंग्लिश पीपल। इटली में रहने वाले इटालियन है। तो हर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। अंग्रेजी चंद एक मुल्क बोलते हैं, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह के जो चंद एक मुल्क है। बाकी इटली वाले इटालियन बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, स्पेन में रहने वाले स्पेनिश बोलते हैं। तो हर एक को इंग्लिश नहीं आती कि हमारी हर एक को बात समझ आ जाएगी। तो इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए आप यूज करते हैं आइकॉन्स, साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। यानी वो निशान जो किसी अनपढ़ को भी समझ आते हैं, चाहे वो उसकी जुबान ना हो तो निशान देख के बंदा समझ आता है। जैसे फोन का निशान आपको कहीं भी बना हुआ नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई राब्ते का नंबर है, चाहे आपको वो जुबान आती है या नहीं आती। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग कस्टम शेप टूल में अगर आप लोगों ने शेप्स ऐड की हुई है आइकॉन फोन वगैरह की, तो आप वो प्लेस कर लेते हैं, सिंपल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपने नहीं की हुई तो फिर आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप सारा कुछ अलग-अलग सर्च कर सकते हैं। यानी हर चीज का बैकग्राउंड खत्म खुद नहीं करना होता, हार्डवर्क हर जगह नहीं करना होता, आपको सब कुछ इंटरनेट से भी मिलता है। मसलन अगर हम यहाँ पे लिखें फोन पीएनजी, तो हमें बने बनाए फोन के आइकॉन्स मिल जाएंगे पीएनजी में, ट्रांसपेरेंट। मसलन ये क्रेडल का निशान है, ये शो करता है इसी कॉल को या फोन नंबर को। इसके नीचे और भी हैं, बहुत सारे आ गए हैं। अब इसका ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये है सच। अब मैं इसको डाउनलोड कर लिया बिलफर्स, क्योंकि मुझे आइकॉन्स चाहिए थे ना फोन के निशान और चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने बिलफर्स इसका नाम रख दिया अनमैन्ड 1। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ईमेल पीएनजी लिख के सर्च कर लेंगे तो ईमेल को भी आइकॉन आ जाएंगे। आप यहाँ का कोई भी कीवर्ड पीएनजी लिख के सर्च कर सकते हैं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, तो आपको उसकी चीजें मिल जाती हैं। अब हम मुख्तलिफ ट्राई करते हैं, जो अवेलेबल होगा फिर उसको ले लेंगे। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसके पीछे बॉक्सेस नहीं बने। ये ट्रांसपेरेंट है। अब टेक्निकली अगर हम देखें, समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि इनका कलर आप शेप और टेक्स्ट से नहीं बदल सकते। दीज आर इमेजेस। इमेजेस का कलर आप खुद चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये प्लेस कर लेते हैं। बिलफर्स ये वेब वाला निशान था, ये भी हमने डाउनलोड नहीं किया लेकिन ये पहले का है तो हम इसी को यूज कर लेंगे। ये सिर्फ हमने अंदाजे से इसके सामने रखा है। अभी इसका साइज वगैरह मुनासिब नहीं है, ना कलर लोगो वाला है। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने पे फोकस कर रहे हैं। अभी हमने जो डाउनलोड किया था दैट वाज दिस। तो हमने इसको भी रीसाइज कर लिया और मूव टूल से यहाँ पे ले आए। अब ईमेल वाला निशान था तो ईमेल वाले निशान को भी हम प्लेस कर लेते हैं।
दैट वाज दिस वन। अब इसको हम कॉर्नर से ड्रैग करके स्मॉल कर लेते हैं जितनी को जरूरत है। अब इनके भी साइजेस के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है जो आपको रटा लगवा दिया जाए कि बस शेप का साइज इतना होना चाहिए। हाँ, एक जो चीज है इंपॉर्टेंट जो आपको हेल्प कर सकती है चीजों को बेहतर अलाइन करने में, वो ये है कि आप शेप्स का साइज उतना ही रखें जितना टेक्स्ट है। टेक्स्ट की जितनी हाइट है आप उस आइकॉन की हाइट उतनी ही रखें। वेल फर्स्ट हम लोग इसको यहाँ पे ले आते हैं, पॉसिबली इसके सामने जो फोन वाला निशान था उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ड्रैग करके, और वेब का निशान जरूरत से ज्यादा बड़ा तो उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इनकी भी अलाइनमेंट कैसे हो, तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रूलर्स ले सकते हैं बाकायदा। अब इससे पता चल रहा है कि ईमेल का निशान जो है वो थोड़ा साइड पे है, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह फोन का निशान साइड पे है तो इट्स इन अलाइनमेंट नाउ। दो रूलर्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। इसी तरह हम टॉप से रूलर ले सकते हैं चीजों को बेहतर अलाइन करने के लिए। यानी मैंने ये फोन नंबर वाली लेयर सेलेक्ट की। असल में जो भी लेयर सेलेक्ट होती है रूलर्स ऑटो उसके एजेस पे खुद ही लग जाते हैं, खुद ही उसके ऊपर एक्यूरेट अलाइनमेंट हो जाती है जब कोई लेयर सेलेक्ट होती है। तो मैंने फोन नंबर की लेयर ही सिलेक्ट इसलिए की, अब ये तकरीबन ठीक है। इसी तरह मैं ईमेल की लेयर सेलेक्ट करके रूलर लगाऊंगा तो वो ऑटो खुद ही सेट कर देगा उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो ईमेल का निशान तकरीबन ठीक ही पड़ा हुआ है। इसी तरह वेबसाइट को हम अलाइन कर सकते हैं। तो ग्लोब का निशान जरूरत से ज्यादा नीचे है तो हम उसको मूव टूल से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। सो दैट्स हाउ यू मेक अरेंजमेंट्स। अब अगर आपने इनके दरमियान साइज एक्यूरेट रखना है तो उसके दो तरीके हैं। एक, आप रूलर की वैल्यू पढ़ें कि रूलर्स किन वैल्यूज पे लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये रूलर है तो इसके साथ ये वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में, आप इसके दरमियान ये सेंटीमीटर पूरे गिने और आगे फिर उतने ही रख लें दूसरे के नीचे। दूसरा तरीका ये है कि आप जब कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो आप ये करें कि आप उसके बराबर का एक बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स जब एक साइज हो गया है तो वही बॉक्स आप वहां से उठा के नीचे ले आए। तो दैट मीन्स के वेबसाइट को और उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए, तब इनके दरमियान स्पेसिंग बराबर होगी। मतलब ये भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, रूलर्स की वैल्यूज भी आप काउंट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट के एड्रेस को और आइकॉन को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगा। तकरीबन ये बनता है टेक्निकली। क्यों? क्योंकि रूलर यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। नाउ दिस इज द ऑलमोस्ट एक्यूरेट गैपिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स। उसको हमने शेप यूज की है, बाद में चाहे आप उस शेप की जो लेयर है वो डिलीट कर दें, शेप डिलीट कर दें, ये आपको हेल्प करेगा एक्यूरेट अलाइनमेंट के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लोगो को अलाइन करना है तो लोगो को हम कैसे अलाइन करें। लोगो यूं भी यूज हो सकता है कि आप हाफ जो लोगो है वो बस यूं रख दें हाफ साइड में, और रखने को यहाँ पे भी रखा जा सकता है, रखने को यहाँ पे भी रखा जा सकता है। लेकिन मोस्टली चले बिलफर्ड अगर हम इसको यहाँ पे भी ट्राई करें तो वी कैन हैव अ लुक। अब ये रूलर्स जो लाइनें लगी हुई हैं इनको आप खत्म भी कर सकते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन जो होते हैं ये लाइंस को खत्म करने के काम आते हैं, जो पी के नीचे बटन है। लाइंस गायब भी हो जाती हैं और कंट्रोल सेमीकोलन से वापस आ भी जाती हैं। यानी अगर आपको लगे कि चीजें बहुत कंजस्टेड हो गई हैं लाइंस की वजह से, आपको सही नजर नहीं आ रहा, तो लाइंस ऑफ कर लें। लेकिन जब भी आपको नया रूलर लगाएंगे तो सारी पिछली भी नजर आएंगे फिर आप। तो रूलर्स को आप यूज ही तब करें जब जरूरत है, बाद में चाहे आप उनको कंट्रोल सेमीकोलन से ऑफ कर लें। अब ये कार्ड इस हालत में इस वक्त कस्टमर को देने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बाकी जो जगह है ये सारी खाली रहेगी, उतर हौसला कर लेता हूँ सारी रिकॉर्डिंग माथे बच गई। नहीं आपने कहा था कट कर, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि बिल्कुल ही ਹੁਣ पानी फेर दूं मेहनत मैं बात विच ही लभदा रहां कि किन्ने किथे की बोलिया। तो आप लोग, अब ये कार्ड इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। कैसे रेडी है? अगर हम थोड़ा सा देखें, हमने अभी किसी की गिग देखी थी, इससे सादा कोई कार्ड हो सकता है, 5 स्टार रेटिंग है,
ग्रे डिजाइन, दैट वाज, बस एक लाइन हम ऐड कर लें तो इसी तरह का वो कार्ड बन जाएगा। अगर इस कार्ड में लाइन ऐड कर लें दरमियान में ऑलमोस्ट, तो आपका ये कार्ड इस वक्त कस्टमर एक्सेप्ट करेगा इसी हालत में, क्योंकि एक ऑर्डर हम देख रहे हैं पहले का 5 स्टार रेटिंग है उस पर। लेकिन अगर हम इसमें क्रिएटिविटी ऐड करने की बात करें, उससे पहले अगर हम आइकॉन्स के कलर्स की बात करें, तो ये तो लोगो वाले नहीं है। अब इमेजेस के कलर्स आप कैसे चेंज करते हैं आइकॉन्स वगैरह के, तो उसके लिए आप फिर कलर ओवरले यूज करते हैं। कलर ओवरले में आप सेम वही कलर, सिंगल कलर अप्लाई करते हैं और नॉर्मल में जाके आप सेम वही कलर कर देते हैं। अब वो शेप का कलर जो आइकॉन था उसका सेम है। इफेक्ट्स आप कॉपी भी कर सकते हैं, वो आप लेयर कॉपी स्टाइल करके दूसरे पे जाके पेस्ट कर दें तो उसके ऊपर भी कॉपी हो जाएगा। पेस्ट लेयर स्टाइल, सॉरी आप लोगों ने सतरंगी नहीं बनानी किसी कार्ड में, ये एक बात याद रखें। अगर लोगों में 3 कलर्स हैं तो दैट नेवर मींस कि आपने 3 के 3 यूज करने हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपने सारे कलर्स यूज करने हैं, आपने उससे बाहर नहीं जाना, मुराद मेरी ये है। और उसमें भी वो कलर यूज करना जो मोस्टली यूज हुआ है, जिसपे लोगो ज्यादा कंसिस्ट करता है। इस तरह के जो कलर्स होते हैं, जो थोड़े कलर्स होते हैं, उनको आप डिजाइन में खूबसूरती ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई शेप ड्रॉ की और इसका कलर हम सेम करके यूं कर देते हैं, दिस कैन बी यूज्ड। अब कलर कार्ड की लुक चेंज हो गई। अब ये होने को यूं भी हो सकता था कि आप लोग इसको थोड़ा सा यूं करके रख लेते। पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से शेप यूज करना फर्ज नहीं है कार्ड में, लेकिन शेप से खूबसूरती आती है, थोड़ा बेहतर दिखता है। अब होने को ये भी हो सकता था कि आप इसी को यूं करते। रैप शेप आप लोगों ने सीखा होगा, रैप शेप, शेप को तोड़ना मोड़ना कंट्रोल टी दबा के। हाँ, तो वही अगर हम इस पे अप्लाई करें तो होने को तो ये भी हो सकता है। हम बिल्कुल इसको यूं ले जाते हैं तो it was also possible, it was also possible। तो कार्ड तो ये भी हो सकता था, ये भी। अब क्रिएटिविटी कैसे आती? क्रिएटिविटी बेसिकली शेप्स से आती है। मसलन मैं किसी शेप को डुप्लीकेट करता हूँ, 2 शेप्स हो गई हमारे पास, टेक्निकली 2 शेप्स है ना, एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं ऊपर वाली शेप को रीकलर करके वो ब्लू कर दूं, बेसिकली आपको नीचे वाली नजर नहीं आ रही, तो हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल टी से टिल्ट करके देख लेते हैं। So what I did, basically I just copied that shape। इसी को दोबारा डुप्लीकेट बिलफर्स में करूं और अब यानी अब तीसरी शेप बनी है, इस तीसरी को मैं पर्पल कर दूं और कंट्रोल टी से इसको थोड़ा और रोटेट कर दूं, तो इट वुड बी लाइक दिस। सो टेक्निकली हमने क्या किया, हमने कुछ भी अनोखा काम नहीं किया। ब्लू हमने लादा से नहीं बनाया, हमने 3 शेप्स चूज की हैं। यार ये मैं आपको थिंकिंग पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। होने को ये भी हो सकता था कि ये पूरा का पूरा ब्लू होता और इसके ऊपर जितना कंटेंट है वो सारा का सारा व्हाइट होता। जहां पे लोगो कलर्स का मतलब ये नहीं है कि आप डार्क पे डार्क लिख दें। एक बात हमेशा याद रखें कलर्स के हवाले से, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर लाइट लिखें, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो उस पर डार्क लिखें। ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट्स जो थे उनके कलर हमने कलर ओवरले से खुद नीले किए हुए थे, अभी व्हाइट में नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी ये भी थी, पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हम लोग कंट्रोल टी करते ही इसी को और हम इस शेप को ही रोटेट करके ऐसे रख लेते किसी भी तरह, मतलब वो होने को तो यूं भी हो सकती, या फिर चले इसको यहां पे रखते हैं।
दिस वाज आल्सो द पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता था। होने को ये भी हो सकता था कि हम इस बॉक्स की बजाय यहाँ पे इलिप्स यूज करते। मूव टूल से हम इसको जरा सेट कर लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। हाँ, इसी इलिप्स को बिलफर्ज हम कंट्रोल जे करें, बिलफर्ज इसको थोड़ा नीचे किया है, यानी नीचे वाली जो लेयर थी या फिर ऊपर वाली लेयर, उसको हम चले येलो कर लेते हैं, वो ऑरेंज सॉरी, और फिर इसी को दोबारा डुप्लीकेट करके फिर इसको ब्लू कर लेते हैं, यानी टेक्निकली नीचे ब्लू, उसके ऊपर ऑरेंज और फिर ब्लू। सो दिस वाज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो बिजनेस कार्ड में जो क्रिएटिविटी है वो शेप से आती है। मैंने किसी चीज को आगे पीछे नहीं किया ना, मैंने उसके ऑब्जेक्ट हिलाए जुलाए, वो सारे के सारे उधर ही थे, सिर्फ शेप्स और कलर्स। कलर्स में आपने डार्क लाइट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर लाइट लिखना है। कलर्स में अगर लोगों में दो कलर्स है वो दोनों डार्क है, तो आपने ये नहीं सोचना कि सर ने कहा था कि दो लोगों से बाहर नहीं जाना, यानी बिलफर्स लोगों में यूट्यूब में दो कलर्स हैं, कौन कौन से? ब्लैक एंड रेड। अब रेड पे ब्लैक लिख के देखें तो वो तो इतना विजिबल ही नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है कि जहां पे इस तरह की सिचुएशन हो वहां पे आप व्हाइट यूज करें, क्योंकि व्हाइट यूनिवर्सल है, वो कहीं भी यूज हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसे लोगोज है जिनमें डार्क डार्क कलर्स हों, तो आपने डार्क पे डार्क नहीं लिखना और ना ही लाइट पे लाइट लिखना, यानी जहां पे आपके पास लोगो हो दोनों डार्क कलर्स हैं तो वहां पे आप फिर व्हाइट खुद ही यूज कर लें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग। आगे इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो पॉसिबल, अब कितनी शेप्स हमने जितनी ट्राई की है, कार्ड की पूरी लुक चेंज, सारा कुछ हो सकता है। आप अंडरलाइन करने के लिए एक रेक्टेंगल नीचे लगा लें, साइड पे सिर्फ एक शेप लगा लें। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। तो आगे जो करेगा ऑब्वियसली उसी को फायदा होगा। तो इसको अब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा, और अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।